और एक स्कीम है RKVY, मैं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान ये एक स्कीम का आपने नाम लिया, मैं ये बताऊं कि जब ये बेसिक रिक्वायरमेंट की स्कीमों का मैंने जिक्र किया, जब ये पहलू हो जाते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से किसानों की फलाह बहबूदी के लिए, क्योंकि आपको ये जान के मालूमात है कि हमारी कश्मीर डिवीजन के अंदर 90% से जो ज़ायद लोग हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। बिल्कुल छोटे जमींदार हैं। हमारे यहाँ हिली एरिया होने के नाते में दूसरे पंजाब जैसे इलाके, उन वहाँ की एग्रीकल्चर और यहाँ की एग्रीकल्चर में बड़ा डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है। एरिया स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम चलाती है कि किस इलाके में किस चीज़ को बढ़ावा देना है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट लगते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लगते हैं। जैसे बहुत सारी स्कीमें हैं, RKY की स्कीम है जिसके बीच में हम मैकेनाइजेशन के कंपोनेंट्स भी देते हैं, जैसे किसान को ट्रैक्टर भी देना है, टेलर भी देना है, फार्म मशीनरी, बैंक्स देने हैं, कस्टमाइजिंग सेंटर देने हैं। ये सारी चीज़ें देने का मतलब ये है कि किसान किस तरीके से मॉडर्न तरीके से, देखा जाता है कि लेबर की आस्ता आस्ता कमी हो रही है, मैकेनाइज तरीके से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होती है। मान लो हम एक ट्रैक्टर किसान को देते हैं, अपर लिमिट जो सब्सिडी की है वो एक किसान को 2 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है एक ट्रैक्टर में। किसान को अपनी मर्जी से ट्रैक्टर लेना है, अच्छा, कहीं से खरीदे वो तो किसान की अच्छी कंपनी का अच्छा तरीके से खरीद के, रजिस्टर्ड कंपनी का खरीद के लाए, वो आके अपने दफ्तर में दे। उससे पहले एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। मान लो अगर मैंने आपके गांव में 5 ट्रैक्टर देने हैं, अच्छा। जब मैं एप्लीकेशन इनवाइट करता हूं तो 20 एप्लीकेशनें आती हैं, अच्छा। उन 20 एप्लीकेशनों में से मुझे 5 को चुनना है। वो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है वो लोग खुद चुनते हैं, उसके बाद उसकी सैंक्शन ऑब्टेन करते हैं, फार्मर खुद खरीदता है और उसके बाद DBT के थ्रू वो उसकी सब्सिडी का पैसा उसके अकाउंट में जाता है। इसी लिहाज से जो भी कोई मशीनरी है, ये मैंने एक मिसाल आपको ट्रैक्टर की दी, कोई भी जो मशीनरी है वो फार्मर खुद खरीदता है, अपनी मर्जी से खरीदता है, पैसा उसके अकाउंट में जाता है। पैसा गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी बहुत सालों से स्कीम चल रही है, DBT के थ्रू उसके अकाउंट में जाता है सब्सिडी का पैसा। उसमें किसी जगह पर भी रास्ते में किसी तीसरी जगह पर पैसा नहीं जाता है। और उसके बाद PMKSY की स्कीम है। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की कोशिश है कि जब वाटर टेबल कम है, पानी कम हो रहा है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। उस वाटर यूज़ एफिशिएंसी को क्रिएट करने के लिए हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्कीम है। उसके बीच में पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो हम लोगों का कंपोनेंट है, उसके बीच में किस तरीके से लोग फ़ायदा ले सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो क्रॉप स्पेसिफिक है। क्रॉप स्पेसिफिक के मुताबिक उसकी बाज़ाब्ता डिज़ाइनिंग होती है ताकि हमारे जो क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप के ग्रोथ और डेवलपमेंट के हैं उससे उसको सिंचाई मिले। और जब इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो इससे पानी की बचत जो है वो 50% तक वाटर सेविंग होती है। उसके बाद इन सिटू मास्टर कंजर्वेशन कैसे करना है, लोगों को टेक्नोलॉजी देनी है कि हर आदमी के पास, जिसके पास घर में गाय है, जिसके पास जिस लोगों से हमें मेन्योर मिलता है, हर घर के पास एक कंपोस्ट बनना चाहिए। वो जितना उस वर्मिंग कंपोस्ट अच्छा वहाँ से निकलेगा जो घर का खुद बनाया हुआ होगा, और उस चीज़ की के लिए टेक्नोलॉजी दी जाती है। क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में एक चीज़ में दौर है कि अब आस्ता आस्ता जहाँ हमने लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लिया कि ऑर्गेनिक की तरफ हम लोगों को कैसे एक्सटेंड करके वापस गामजन करना है कि पुरानी उसी नेचुरल फार्मिंग पे आ जाओ। क्योंकि आपने सुना होगा कि अभी दिसंबर के महीने में गुजरात में एक प्री वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस हुई, जिस उसके दौरान ये फैसले लिए गए कि अब पूरे मुल्क में ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि जो नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये एक कंपोनेंट है जीरो बजट। जीरो बजट की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारे घर के अंदर जो चीज़ें हैं कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करना। देखो हमारा एक बेसिक मिशन है कि फार्मर की इनकम को डबल करना है। फार्मर की इनकम डबल तभी होगी कि जिस वक्त इनपुट की कास्ट को रिड्यूस किया जाएगा और प्रोडक्टिविटी लेवल जो है उनको सस्टेन करना है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट ने ICR ने जो रिसर्च की, तो ये एक मॉडल दिया हमने जीरो बजटिंग का कि इससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम कैसे हो सकती है। कि एक आदमी जिसके पास ज़मीन है, एक गाय रखनी है, उसका आगे से उसको मल्टीप्लाई करके कैसे ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो ज़मीन में डालनी है। तो ये उसका एक कंपोनेंट बनाया गया। उसके बाद इससे पहले भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी PKVY, वो ऑर्गेनिक क्लस्टर का कि बनाए जाते हैं। 20 हेक्टेयर का हम क्लस्टर लेते थे, एरिया स्पेसिफिक क्रॉप्स थी, किसी जगह वेजिटेबल लगाते थे, किसी जगह दूसरी चीज़ें लगाते थे। तो इन सब चीज़ों को किसानों तक मुतारफ़ करने के लिए वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट की स्कीमें लगी रहती हैं। जो है आत्मा की स्कीम है। बिल्कुल, आप इसके मतलब की बात करेंगे। जो है ऑर्गेनिक स्कीम जो फार्मिंग है या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, टेक्निकली आपको लगता है कि प्रोडक्शन लेवल जो है
वो बरकरार रहेगी देखिए, और लागत कम। आपने बड़ा माकूल सवाल किया, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इसकी वजाहत करूंगा। अगर हम सिर्फ कश्मीर की मिसाल देख लें तो जो हमारा गुरेज का इलाका है वहाँ पे लोगों कोई केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ पे आलू की पैदावार होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से देखो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन दूसरा पहलू जो सोचना है आपको कि उसकी कीमत कितनी ज़्यादा मिलती है। वही चीज़ जो केमिकल फर्टिलाइजर से ग्रो की होगी उसकी मुनासबत से अगर पहले साल में कुछ थोड़ी सी पैदावार कम होगी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी बरकरार करने के लिए 2 या 3 साल का वक्त लगता है, लेकिन इतनी उसकी कीमत जो है उसको ज़्यादा मिलती है। अगर एक चीज़ की पैदावार 5% कम हुई, 10% कम हुई, 15% उसकी कास्ट चढ़ गई, तो वहां से उसकी ज्यादा बढ़ेगी। तो फायदा ही है। अगर हम लोगों को फार्मर की रियल इनकम को डबल करना है तो ये जो माइक्रो लेवल की प्लानिंग है, इस पे इंटीग्रेटेड जो हमारी अप्रोच है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो मॉडल है, उसको अडॉप्ट करना ही करना है, जो आने वाला फ्यूचर है। आज आप देख रहे हैं कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, लोगों को पता लग रहा है कि किस तरीके से केमिकल खाद डालने से अपनी ह्यूमन हेल्थ पे असर होते हैं। हमारे जो ज़मीन के अंदर जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बदौलत सारा ये सिस्टम चलता है, इन केमिकल का उसके ऊपर क्या इफेक्ट है। आज हम पीपी केमिकल डालते हैं किसी चीज़ के ऊपर, या हम कोशिश करते हैं कि ये ना डालें, ताकि अब इन लोगों को पता लग गया है कि नफ़ी असरात इन चीज़ों के क्या है। अगर इन नफ़ी असरात से हमें बाहर जाना है तो हमें किसान को एजुकेट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास आज स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, बायो पेस्टिसाइड पर जाना है, ऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपोस्ट अवेलेबल है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारे पास अवेलेबल हैं। आस्ता आस्ता हमें इस शिफ्ट को ट्रेन करना है। और ये भी आपको जान के खुशी होगी कि जहाँ जहाँ पे अभी ऑर्गेनिक पे काम हुआ, जैसे मान लो हमने कश्मीर डिवीज़न के अंदर छोटे छोटे पिछले सालों में तकरीबन 60 से ज़्यादा ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाए। 10-10, 20-20 हेक्टर का जो एरिया है, जो प्रोड्यूस उनसे निकलता है, उन लोगों की हैंड होल्डिंग करवाई, वो मार्केटिंग के लिए बैरून रियासत जाता है, और हम लोगों ने तो बैरून मुल्क भी यहाँ कश्मीर की सब्जियां भेजी। और कुछ मदद दे रहा है उनको ये। अगर आपको ये जान के खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्रवास स्कीम लॉन्च की कि जो भी कारोबार यहाँ से हवाई जहाज़ के बाहर एग्रीकल्चर या उसके अलाइड सेक्टर की जो चीज़ें बाहर जाएंगी उन पर 25% सब्सिडी देंगे। गवर्नमेंट हर लिहाज से चाह रही है कि किसान जो हमारा किसानी के साथ जुड़ा है, इसकी ज़मीन कैसे बची रहे, उसकी हेल्थ कैसे मेंटेन रहे, उसके बाद उसकी इकोनॉमिक्स कैसे बढ़े। क्योंकि एक फेस था प्रोडक्शन फेस, प्रोडक्शन फेस में हमने एक लेवल अचीव किया, अब वो बात नहीं है, अब उसका मार्केटिंग फेस है। मार्केटिंग फेस को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसान की आमदनी जो है, एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी आपको बताई जाए कि वही किसान जिसकी वेजिटेबल यहाँ ज़ाया होती थी, कम कीमत मिलती थी, जब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, हमारी मार्केटिंग सेक्शन ने बहुत सारी कंपनी के साथ MOU किया, हमारा प्रोड्यूस यहाँ से बाहर जाने लगा, तो उसको कीमत उसकी ज़्यादा मिलने लगी, तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में जोश दिखाने लगा कि किस तरीके से और खेती के साथ जुड़ा जाए। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक मिशन लिया है, गवर्नमेंट की ये इंस्ट्रक्शंस हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, क्योंकि प्रेजेंट जो दौर है ये ई गवर्नेंस का दौर है। आज हाईटेक का ज़माना है कि किस तरीके से राउंड द ईयर कल्टीवेशन की जाए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाई जाए। जहाँ पे कश्मीर में जैसे बहुत सारा एरिया खाली रहता था, हम लोगों ने कोशिश की कि इस साल हम लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पे सरसों को बढ़ावा दिया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे हमारे कश्मीर के अंदर वाटर लॉक्ड एरिया को छोड़ के बहुत सारी जगहों पर आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पूरा एक पीलेपन दिखाई देगा। यही इनिशिएटिव हैं। देखो, इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि तेल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं, हमारी डिपेंडेंस बाहर के मुल्कों पे कम हो जाए, हम अपना प्रोड्यूस यहाँ पे पैदा करें, लोगों की ज़मीनें भी खाली न रहे, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती रहे, हमारी तेल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। और चाहे वो कोई भी फेस हो, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए कोई भी फेस हो जिसके ऊपर काम करना हो, एक मिशनरी मोड में हम सारे के सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम लॉन्च की। 4 डिस्ट्रिक्टों में इस वक्त वो चल रहा है। 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू के हैं, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, और हमारी कोशिश है कि जो बाकी 16 के 16 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी इस साल ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम जो है वो भी लागू हो जाए। देखो, इन चीज़ों को करना है, करने के बगैर नहीं है। आज हम ये चाह रहे हैं कि आज हम मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट को कैसे बढ़ावा दे दें। आज सुबह ही अगर आप बात करें, मैं
अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को लेके, उनकी टीम को लेके, अपनी टीम को लेके अपने एक फार्म में गए। वहाँ हम एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस डेवलप करना चाहते हैं कि एरोमेटिक और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको कश्मीर में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, हमारे पास इतनी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है कि हम लार्ज स्केल पर इनकी कल्टिवेशन करके नौजवानों को इस चीज़ पर राग़िब करके नौजवानों को इसके साथ जोड़ेंगे, ताकि जो हमारी इकानमी है वो और ज़्यादा बढ़े। और बहुत सी जमीन यहाँ डिग्रेडेड लैंड है। देखो छोटी सी एक मिसाल ले लो, हमारा जो सैफरान 70 से 80 हज़ार रुपये किलो बिकता था, जब जीआई टैग मिला वही सैफरान आज 2 लाख रुपए से ऊपर बिकता है। बिल्कुल, यही चीज़ें हैं। इसी तरीके से हर इंडस्ट्री को इसके साथ जोड़ना है। वैल्यूडेशन क्या है, हमारे यहाँ ये ब्लैक जीरा है, उसकी रिवाइवल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लाल मिर्च को हम लोगों ने रिवाइव किया। कश्मीर के अंदर लाल मिर्च की एक पहचान थी। हमारे पास जितने भी घर में खाना बनता था, वाजवान बनते थे, वही इस्तेमाल करते थे। आस्ता आस्ता लोगों ने छोड़ा, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले साल उसको रिवाइव करने की कोशिश की है कि अगर हम 5,000 हेक्टेयर एरिया भी एट ए टाइम इसके अंदर ले आते हैं तो एक चेंज आएगी। गार्लिक हमारा यहाँ से कितने करोड़ों का गार्लिक यहाँ से बाहर जाता है। यहाँ की वेजिटेबल जो है वो कितनी मिठास वाली हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्शन है यहाँ की। यहाँ कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी हैं क्योंकि ये हम लोगों को पूरे कंट्री के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास ये जो टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। जब मुल्क के बाकी हिस्सों में देखो मानसून होता है, हमारे यहाँ मानसून कश्मीर के अंदर नहीं है। उस वक्त हम इतनी अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे पास वेजिटेबल हम उगाते हैं, वही हम कैटर करते हैं बाहर की रियासतों को, वही कैटर हम कर रहे हैं अपने एडजॉइनिंग यूटी ऑफ लद्दाख को, ताकि वहाँ की डिमांड को भी पूरा किया जाए। हमारा फार्मर जो है वो खेती बाड़ी करता रहे, उसकी जो इनकम है वो बढ़े। इन सब पहलू पे हम लोग काम कर रहे हैं। सब्जी के हवाले से जब हम बात करते हैं, बहुत से किसान दोस्त वो काम करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि तिजारती पैमाने पर हम काश्त करेंगे, लेकिन जब उनको अंबार पैदा होता है ये सब्जी का, तब उस वक्त उसको दरमियानदारी जो बीच में आती है। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि पहले मार्केटिंग का जो फेज था वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसकी हैंड होल्डिंग नहीं करता था, हम प्रोडक्शन पे काम। पिछले साल से हमारी एक इंडिपेंडेंट विंग जॉइंट डायरेक्टर मार्केटिंग पोस्ट क्रिएट की गई, और जब से वो पोस्ट क्रिएट की गई तो हम लोगों ने अपने फार्मर की इतनी हैंड होल्डिंग की कि उसका जो प्रोड्यूस है वो हमने किसी जगह पे उसको रुकावट नहीं आने देगी। चाहे लोकल मंडी के साथ जोड़ना पड़ा, चाहे बैरून रियासत जोड़ना पड़ा, चाहे बैरून मुल्क जोड़ना पड़ा, उसके लिए हमने एक जामा मनसूबा बनाया। और हम वक्तन फ़वक्तन में हर महीने इस चीज़ को रिव्यू करता हूँ कि किसी जगह किसान को दिक्कत ना आए। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जहाँ हम डिफेक्ट होते थे कि हमारे पास डेफिसिट है, 6 महीने वेजिटेबल नहीं होंगी, अभी भी कश्मीर के अंदर इस साल हम लोगों ने वैसे थोड़ा सा सिस्टम इवाल्व करके देखा कि राउंड द ईयर हम यहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम बड़े पैमाने पर यहाँ पर पॉली हाउसेस जो हैं लोगों के प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जानकारी भी दें, वो लगाएं, ताकि उससे हमारा जो फार्मर है लगातार उसके साथ जुड़ा रहे, राउंड द ईयर वेजिटेबल की कल्टीवेशन हो, और उस किसान की जो आमदनी है उसमें तो इजाफा होगा ही होगा, और फ्रेश वेजिटेबल्स रहेंगी। आपको इस जान को भी खुशी होगी कि कोविड के पिछले 2-2.5 साल से जिस हालात से हम जूझ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक वाइस सेक्टर रहा कि जिसने हमारी इकानमी को डाउन नहीं होने दिया, और हमारे किसान ने हिम्मत नहीं हारी, और वो हमेशा खेत में रहा। अगर किसान खेत में नहीं रहा होता तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। जब इन तमाम पहलुओं पे हम नज़र मारते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो खुशी महसूस होती है कि जहाँ कहीं गिरदुनवा में जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जाओ, तो जब खेतों में हरियाली मिलती है तो किसान ही एक वैसा सरमाया है हमारे पास जो हमारी बैकबोन है। जब हमारे किसान की जो इनकम है वो बढ़ेगी, इसी लिहाज से बढ़ेगी जब हम सभी लोग मीडिया, और मैं मशकूर रहता हूँ हमेशा आप लोगों को, मैं बात कहता हूँ आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया कि किसानों को किस तरीके से जानकारी दी जाए, फलाह बहबूदी कैसे की जाए। आप हमेशा हमारे साथ रहे, हम सबको मिलके सोसाइटी में, क्योंकि आपका जो माध्यम है इससे हर आदमी इसके साथ जुड़ा हुआ है। किसानों को जानकारी दें, जानकारी देने में अगर किसी जगह पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सोसाइटी में ऑलवेज एक स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, उस पर हम लगातार काम करेंगे। इकबाल साहब, आखिर में एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आम जो किसान हैं उनको इन मुख्तलिफ स्कीमों जिनका आपने जिक्र किया है, इनसे फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम किस जगह जाना है, क्या करना है उनको? मैंने शुरू में प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि उनके नज़दीक तरीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो भी कोई दफ्तर है, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का दफ्तर है, चाहे वो सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर का दफ्तर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर का दफ्तर है, वो किसी भी दफ्तर में जाएं, और अगर कहीं से जानकारी नहीं मिलती तो मेरे दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले। अच्छा, यही। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि वो जिस लिहाज से मेहनत कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि हम दुनिया में नंबर 1 खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, वो दिन, और हम कर भी रहे हैं,
और इसमें और मजीद भी इजाफा होगा। बिल्कुल, कश्मीर का किसान जो है वो जफाकश है, जफाकश है, करता है, बहुत मेहनत कश्मीर की ज़मीन के अंदर जो पोटेंशियल है, बिल्कुल मैं ज़रख़ेज़ ज़मीन है। आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि जब हम नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी सिर्फ पैडी क्रॉप की देखते हैं, जहाँ 30 जाती है, वहीं कश्मीर की सरजमीन से 70 क्विंटल से ज़ायद पैडी हम एक हेक्टर से वसूल करते हैं। डबल से भी ज़्यादा है। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर लैंड्स को बचा के रखना है। बिल्कुल, जब एग्रीकल्चर लैंड बची रहेंगी, किसान किसानी के साथ जुड़ा रहेगा, उसकी खुशहाली जो है वो और बढ़ेगी, तभी जाके हम लोग तरक्की कर सकते हैं। वरना हमारी तरक्की के सारे रास्ते जो हैं, अगर ज़मीन ख़त्म हो जाएगी तो तरक्की के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। हम भी जेके किसान टीवी की तरफ से कोशिश करते हैं कि बुनियादी सरमाया जो हमारा वो ज़मीन है। ज़मीन जब सेहतमंद रहेगी, ज़मीन जब अच्छी रहेगी, तभी हम मुख्तलिफ़ फसल, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो फसल की पैदावार हासिल कर सकते हैं। इकबाल साहब, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया। जो मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं जो किसानों के लिए है, उनको फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके लिए उनको आगे खुद बढ़ना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने किसानों की तर्जमानी करते हुए वक़्त निकाला, हमने बातें की। अगर मेरी किसी एक बात का भी जो फ़ायदा है मेरे किसान को मिल जाए तो वही सबसे बड़ी कामयाबी, ये कामयाबी होती है। यही कामयाबी है। आपका चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।